हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया विषय, जो कि हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। तो आइए हम समझेंगे कि पहले हम भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सभी टॉपिक की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। फुल स्क्रीन पर लगा दो भाई इसको। हाँ जी, तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें टॉपिक नंबर 1, भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर देखेंगे हम संविधान का निर्माण। फिर देखेंगे, देखिए टॉपिक नंबर 3, अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भारतीय संविधान के स्रोत। हमारा टॉपिक नंबर 4 है उस उद्देशिका या प्रस्तावना। टॉपिक नंबर 5 रहेगा संघ तथा राज्य। अगला टॉपिक देखेंगे हम देशी रियासतों का एकीकरण। देन देखेंगे हम नागरिकता। फिर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे डीपीएसपी। फिर मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, जहां पे हम देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और उसकी उप समितियां और समितियां। देन देखेंगे हम उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानमंडल, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, केंद्र राज्य संबंध, संविधान संशोधन, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग और फिर पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हमारा कोर्स रहने वाला है और इसी कोर्स के क्रम में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये रहेगा हमारा भारत के संविधान का चैप्टर नंबर 1। अब देखिए जरा, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। भारत में उनके आने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन वक्त के साथ जब उन्होंने देखा कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो रही है और कमजोर होने के साथ साथ उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और भारत में प्रशासन करना भी शुरू कर दिया। तो उनके प्रशासन करने के क्रम में वो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से कानून लेकर आए भारतीयों के लिए, तो उसको हम कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए जरा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत महारानी थी उस समय पर विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा स्थापना की गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिसमें लोगों की संख्या थी 25, जिसमें 24 मेंबर्स थे और एक था मेन डायरेक्टर। तो कितने लोग थे इसमें? 25 लोग। और इसी डायरेक्टर के अधीन एक कंपनी की स्थापना की गई जो भारत में जाके क्या करेगी या पूर्व के देशों के साथ जाके क्या करेगी? व्यापार करेगी। इसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विस्तृत व्यापार करने के अधिकार किसने दिए थे? विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम ने दिए थे और 15 वर्षों के लिए दिए थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। भारत में आने के बाद अपना व्यापार शुरू करती है। लेकिन जैसे जैसे भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर होती जाती है, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रशासनिक कार्य भी करना शुरू कर देती है। तो इसी क्रम में हम समझते हैं कुछ चीजों को। पहले जरा देखिए, अगर हम ध्यान से देखें हुआ क्या। अगर हम बात करें 1726 की, 1726 में देखिए यहां पे पड़ता है आपका बंबई, यहां रहेगा आपका मद्रास और यहां पे रहेगा हमारा बंगाल। तो क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर की नियुक्ति करी। यानी कि बंगाल में भी क्या हो जाएगा? एक गवर्नर होगा। मद्रास में भी इन्होंने क्या किया? एक गवर्नर की नियुक्ति करी और बंबई में भी एक गवर्नर की नियुक्ति करी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो शासन किया उसको पढ़ते हैं हम कंपनी का शासन। अब देखिए जरा, यहाँ पर पहले एक चीज आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास में हम दो चीजों को कवर करते हैं, पहला कंपनी का शासन और फिर पढ़ते हैं हम ताज का शासन। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो शासन किया जाता है वो किया जाता है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो अगर हम देखें आपके सामने बोर्ड पे,
लिखा हुआ है कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन शुरू होता है 1773 से 1858 तक। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर देखेंगे हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर देखेंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद देखेंगे हम 1786 का चार्टर, फिर देखेंगे हम 1793 का चार्टर, उसके बाद 1813 का चार्टर और फिर 1833 का चार्टर, ठीक है, और फिर देखेंगे हम 1853 का चार्टर। तो ये सारे चार्टर हम कवर करेंगे कंपनी के शासन में। लेकिन होगा क्या, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा और भारत का शासन सीधे चला जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो वहां से हम देखेंगे 1858 का भारत परिषद अधिनियम, फिर देखेंगे हम 1861 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद देखेंगे हम 1892 का भारत शासन अधिनियम, फिर देखेंगे हम 1909 का भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ेंगे हम 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर देखेंगे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम और उसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं कंपनी का शासन। अब देखिए जरा कंपनी के शासन में, अगर इसको आपको नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इसमें कंपनी का शासन। जो देखेंगे हम 1773 से 1858 तक। इसमें सबसे पहला आता है आपका 1773 का चार्टर। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए 1773 के चार्टर को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1773 के चार्टर को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1773 के चार्टर को हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब इसमें काम क्या हुआ, देखिए ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया था 1726 में क्या हुआ था कि बंगाल में एक गवर्नर था, उसके बाद मद्रास में एक गवर्नर था और बंबई में एक गवर्नर था। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें भारत के जितने भी सूबे हैं उन सभी सूबों में सबसे ज्यादा जो पैसे की आमदनी होती थी वो होती थी बंगाल से। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन करके इसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी अब से 1773 से बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके अलावा बंबई और मद्रास जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब क्या है कि बंबई में गवर्नर और मद्रास का जो गवर्नर होगा अब रिपोर्ट किसको करेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको नाम ध्यान रखना है, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका तैयार हुआ। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आता है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4। तो 2 पॉइंट आपके तैयार हुए 1773 से। पहला पॉइंट कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंबई और मद्रास बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा पॉइंट कि वॉरेन हेस्टिंग्स यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो देखिए 1773 के देखिए एक पॉइंट जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता कब मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी कब मिली थी? 1773 के चार्टर में मिली थी, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट देखे। 1773 चार्टर को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1773 के चार्टर को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया?
बिल्कुल आना चाहिए आपके दिमाग में ये प्रश्न। तो रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाना। तो 1773 के चार्टर को लाने का उद्देश्य था, अगर पूछा जाए उद्देश्य तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1773 के चार्टर को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। और नियंत्रित कैसे किया हमने कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स थे, और उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और क्या काम हुआ, कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक एवं राजनैतिक मान्यता मिली। उसके अलावा एक कार्य इसमें और होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका निजी व्यापार व भारतीयों से रिश्वत लेना भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, कि अब से कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी अगर किसी भारतीय से रिश्वत लेता है या अपना निजी व्यापार करता है तो वो क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और हुआ था इस चार्टर में। क्या हुआ था, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां पे, कलकत्ता में। किसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई, 1774 में। चार्टर कौन सा रहेगा, 1773 का चार्टर रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई, कलकत्ता में हुई। कब हुई, 1774 में हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अब देखिए जरा, जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसमें कुल मिला के 4 जज थे, इसमें से एक था मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा मैं अभी आपके लिए यहां पे स्लाइड लगा दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इसमें कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे, एक थे मुख्य न्यायाधीश और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन जो बाकी के बचे हुए 3 बाकी के जो 3 न्यायाधीश हैं अन्य, उनके क्या नाम थे, तो उनके नाम भी आप सुन लीजिएगा। उनके नाम थे हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। तो ये नाम मैं आपको सब स्लाइड लगाऊंगा तो उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, हाइड, लिमेंस्टर और चैम्बर्स। तो ये हुआ हमारा 1773 का चार्टर। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। 1773 के चार्टर को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। और इसमें कार्य कौन कौन से हुए, पहला कार्य हुआ कि बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंबई और मद्रास क्या हो गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा पॉइंट कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट कि कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता मिली। ठीक है। चौथा कार्य क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट क्या हुआ कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और बाकी के 3 अन्य न्यायाधीश लिमेंस्टर, हाइड और चैम्बर्स। तो ये हमारा पूरा हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखेंगे इसके आगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस चार्टर को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 1781 को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्यों कहा जाता है, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इससे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, बस सुन लीजिए फटाफट। देखिए 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यहां पे इसमें क्या किया गया कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो पहला काम क्या हुआ इसमें कि भैया कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बना सकती है, कानून बनाने का उसको अधिकार है।
तो भैया 1781 को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें पहला काम क्या हुआ कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। और दूसरा काम क्या होता है कि यदि किसी कंपनी के व्यक्ति ने कोई भी कार्य सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने कोई भी कार्य सरकारी अधिकारी के पद के आधार पर किया है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस चार्टर को कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, तो आपको ध्यान रखना है 1784 को कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ देखिए, जो मैंने आपको बताया था 1773 के चार्टर में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और 1784 में उसको 4 से कम करके कितना कर दिया गया, 3। तो ये पॉइंट पहला आपको ध्यान रखना है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ देखिए, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में 2 कार्य कर रही थी। कौन कौन से कार्य? व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। तो यहां पे क्या हुआ, 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। अब राजनीतिक कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और जिसमें कितने लोग थे, 6 लोग थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब राजनीतिक कार्य करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहायता से। ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी राज्य के साथ युद्ध करना है या कोई संधि करनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई जिसमें 6 लोग थे। अब देखिए एग्जामिनर ने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को मिलाकर इसे कहा गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट किस चार्टर को कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 1784 को कहा जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तीसरा काम क्या हुआ इस चार्टर में कि भैया भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में या लंदन में एक कोर्ट की स्थापना की गई कि भारत में यदि कोई भी अंग्रेज अधिकारी पर कोई भी मुकदमा चलेगा तो उसके मामले की जो सुनवाई होगी वो कहां होगी, लंदन में कोर्ट में होगी। ठीक है, यानी पॉइंट नंबर 3 कहता है कि भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लंदन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम देखेंगे 1793 का चार्टर। इसमें क्या हुआ, 1793 के चार्टर में आपको सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। पहला काम क्या हुआ कि अब जो भारत में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे, भारत में अंग्रेज अधिकारी जो नियुक्त थे उनको वेतन मिलना शुरू हुआ भारतीय राजस्व से, यानी इंडियन रेवेन्यू से। अब क्या होगा, भारतीय राजस्व से वेतन मिलना शुरू हुआ किसको, अंग्रेज अधिकारियों को। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी भारत में नियुक्त हैं उनको वेतन कहां से मिलेगा, अब भारतीय राजस्व से मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 2 काम आपको ध्यान रखने हैं कि भैया अंग्रेज अधिकारियों को वेतन भारतीय राजस्व से मिलना शुरू हुआ और दूसरा पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर। देखिए अब देखेंगे हम 1813 का चार्टर। तो 1813 के चार्टर में क्या हुआ, पहला पॉइंट, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 में हुआ। दूसरा पॉइंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट 1813 के चार्टर में आया शिक्षा का बजट। शिक्षा का बजट अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो शिक्षा का बजट लाया गया था वो कितने रुपए का लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1 लाख रुपए का शिक्षा का बजट लेकर आया गया था। और इसका सुझाव किसने दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुझाव दिया था इसका वुड्स डिस्पैच ने। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का बजट कब आया, 1813 के चार्टर में आया, कितने रुपए का आया, 1 लाख रुपए का आया, और सुझाव किसने दिया, वुड्स डिस्पैच ने दिया। तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया व्यापारिक कार्य से, ठीक है ना। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो थी वही ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी थी जो भारत में पूरी तरीके से व्यापार कर रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। बस चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा, बाकी भारत में व्यापारिक कार्यों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की और नई कंपनियों का भारत में व्यापार के लिए रास्ता खोल दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1813 का चार्टर। आगे के चार्टर को, आगे के अधिनियम को हम कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर नंबर 2 में। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।